नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है तनुज बंसल। आज का जो हमें बातचीत करनी है ये तो है ही कि हाँ भाई, जो पढ़ाया गया वो आया। और पीडब्ल्यू में जितने भी टीचर्स हैं भाई, है ना, जो आपको वो पढ़ाते हैं ऑब्वियसली उसी में से ही आता है। और मतलब एनसीईआरटी भी है, और एनसीईआरटी में भी जो चीजें होती हैं सारी पढ़ाई जाती हैं। उसके अलावा भी जैसे कि फिजिक्स में अगर हम मेनली बात करें तो एनसीईआरटी के बाहर से भी एक आधी चीज आ जाती है, तो आपको वो भी पढ़ाई जाती है ना। सब कुछ पीडब्ल्यू में सारे टीचर्स ही आपके लिए ऐसा करते हैं। खैर, आज का जो मेरा मोटिव है, ठीक है ना, एक तो ठीक है कि भाई आपको वो चीजें मैं दिखाऊंगा कि हाँ बैच में हम वो चीजें कवर कर चुके हैं, जैसे कि नीट के एग्जाम में आई हैं, नीट 2024 में आई हैं। लेकिन साथ ही साथ हम पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे कि किस प्रकार का पेपर रहा, ठीक है ना। जो बच्चे अगले साल एग्जाम देंगे उनके लिए कैसा एनालिसिस रहा। और दूसरी बात, काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस बार उनके नंबर उतने नहीं बन रहे होंगे या एग्जाम को वो क्लियर नहीं कर पाए होंगे। देखो भाई, जिंदगी में कोई भी जो स्टेप है वो जिंदगी का अंत नहीं होता, या जिंदगी में ड्रीम्स का अंत नहीं होता भाई, है ना। एक एग्जाम आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता, पहली बात तो ये क्लियर। बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में असफल रहे, लेकिन आगे जाके जिंदगी में उन्होंने बहुत सक्सेस हासिल की, बहुत पैसा कमाया। बहुत एग्जांपल्स हैं। तो कुछ भी अंत नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप अगला अटेम्प्ट दे रहे हो, अगला अटेम्प्ट देने का आपने सोच लिया है, ठीक है ना, जो लोग इस बार उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो आप देखो कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपकी क्या गलतियां रही हैं। बहुत सारे ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो 200 से पहले 200 नंबर आ रहे थे, अगली बार 650 पे चले गए, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल भी मिलेंगे कि भाई 300 नंबर थे, अगली बार सिर्फ 400 ही आए। ऐसे भी एग्जांपल्स हैं। मेहनत पे डिपेंड करता है, मेहनत पे डिपेंड करता है कि मेहनत कितनी करी है। जा सकते हैं, लेकिन आप एनालिसिस करो कि भाई क्या आपके पास उतनी विल पावर है, क्या आप वो चीज करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो भैया जरूर करो, है ना, क्योंकि एग्जांपल्स आपको हर तरीके के मिल जाएंगे दुनिया में। ऐसे भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिन्होंने अचीव किया है, ऐसे भी मिल जाएंगे जो अचीव नहीं कर पाए हैं। आपको किनको लुकअप करना है ये आपके ऊपर है भैया, ठीक है ना। अगर 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, आपके 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हो, फिर भी नंबर 300-400 से ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि भाई हमें नीट के अलावा कुछ और भी देखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में और बहुत सारी चीजें होती हैं। सिर्फ यही एक एग्जाम नहीं है कि भाई हाँ ये नहीं क्लियर होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है ना। जिंदगी में और बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, दैट वी कैन डू। तो वही बात है, तो अपना ख्याल रखिएगा और है ना, थोड़ा सा सोचिएगा। और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने पिछले साल यकीन 3.0 में पढ़ाया था, ठीक है ना, और उसके अलावा उम्मीद सीरीज के अंदर भी पढ़ाया था। फिर जो हमारी एनपीएल वाली सीरीज चली थी मैंने उसके अंदर भी पढ़ाया था। तो उसमें काफी सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो यहां पे मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि भाई कहां कहां पे चीजें, कहां कहां पे हमने क्या क्या नीट के सिलेबस के हिसाब से कवर किया है। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि इस बार का पेपर कैसा था। हमें तो सिर्फ फिजिक्स का ही एनालिसिस करना है, तो मैं फिजिक्स का आपको बता देता हूं। इजी क्वेश्चन 24 थे जो देखते ही हो रहे थे। कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे और कुछ में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, सिंगल कैलकुलेशन, है ना, सिंगल स्टेप कैलकुलेशन, तो उनको हम इजी की कैटेगरी में रखते हैं। मीडियम में थोड़ी सी 1-2 फॉर्मूले लगाने पड़ गए, एक की बजाय 2 फॉर्मूले लगाने पड़ गए, या फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो गई तो उसको हम मीडियम में रख लेते हैं। 4 क्वेश्चंस आप मान के चलो कि थोड़े से डिफिकल्ट आए थे, ठीक है ना, तो यही लेवल था। कंपैरेटिवली अगर हम 2023 के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है ना, 2023 के रिस्पेक्ट में देखें तो 2023 की फिजिक्स जो थी वो कंपैरेटिवली इजी थी इससे, है ना, कंपैरेटिवली इजी थी, कंपैरेटिवली इजी, है ना। जो 2023 की फिजिक्स थी वो कंपैरेटिवली इससे इजी थी एज कंपेयर टू 2024। लेकिन इसका ये मतलब हम नहीं निकाल सकते हैं कि भाई कट ऑफ फिर नीचे जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि साल दर साल
बच्चों का मेंटल एप्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है। आने वाली जो जनरेशन है, आप देख पा रहे हो आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का भरपूर प्रयोग करते हैं, पूरा ऐसे तेज तर्रार मोबाइल को चलाते हैं, बड़े लोग उतना नहीं चला पाते। तो जनरेशन का फर्क है कि भाई मेंटल एप्टीट्यूड लोगों का बढ़ता जा रहा है, और प्लस सुविधाएं भी बढ़ती जा रही है ना, सुविधाएं भी बढ़ती जा रही हैं। आजकल हर बच्चा ऑनलाइन घर बैठे पढ़ सकता है, तो सुविधाएं भी बढ़ती जा रही हैं, तो सारी चीजें यहां पे हो रही हैं। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि भाई कट ऑफ नीचे जाएगी, वो तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन हम ऐसा पक्का मान के नहीं बैठ सकते, और आने वाले सालों में भी हम ऐसा नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो नो डाउट हमें तैयारी बिल्कुल डिफिकल्ट के हिसाब से करनी चाहिए कि भाई डिफिकल्ट आ गया तो हमें उसके हिसाब से तैयारी करनी है, लेकिन हां, कट ऑफ फिर भगवान के हाथ में है, आपके हाथ में है तैयारी करना कि आपने अपना पूरा एफर्ट डाला या नहीं डाला। अपने इस अटेम्प्ट को भी आप इसी बात से एनालाइज करना, जो इस बार आपने अटेम्प्ट दिया, कि आपने कितना एफर्ट डाला था, है ना, आपने कितनी ईमानदारी से एफर्ट डाला था, बस वो देखिएगा भैया, ठीक है ना। तो फिर नहीं तो अगर आप ईमानदार हो ना, अगर आप ईमानदारी से आपने मेहनत करी है, भले ही इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं गारंटी से कहता हूं, लिख के देता हूं भाई, कि भाई जिंदगी में आप कभी ना कभी सक्सेसफुल हो ही जाओगे, देर सवेर सक्सेस आपको मिलेगी। अगर आपके अंदर मेहनत करने का एटीट्यूड है, भले ही नीट एग्जाम में ना मिले या भले ही किसी और क्षेत्र में मिल जाए, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी, ढेर सारा पैसा कमाओगे आप, बस मेहनत करने की ये आदत जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, है ना। 11th से पिछले कुछ सालों से यही ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। 11th से कम आता है, 12th से ज्यादा आता है। 12th से 29 क्वेश्चन आए, 11th से 21 क्वेश्चन आए। पिछली बार अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में 11th से हमारे 20 सवाल आए थे और 12th से हमारे 30 सवाल आए थे। तो इस बार भी रेशो वैसा सा ही कुछ रहा है, ठीक है। किस किस चैप्टर से कितने कितने सवाल आए ये भी यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो किस किस चैप्टर से कितने हैं। मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म एक बहुत अच्छा है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही हैरानीजनक बात है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से 4 सवाल आए, 4 सवाल आए, और एक आधे सवाल तो काफी अच्छे आए हैं जिसमें सोचने पे मजबूर कर दिया, और एक आधा कैलकुलेशन वाला भी सवाल है जिसमें कैलकुलेशन हल्की सी टफ रही, ज्यादा नहीं लेकिन हल्की सी टफ रही। तो आप देख पा रहे हो छोटे चैप्टर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते भैया कि हाँ ये तो अनइंपॉर्टेंट है, इसको नहीं करेंगे। सेमीकंडक्टर जैसा कि माना जाता है इंपॉर्टेंट है, 4 सवाल इसमें से आए। मैंने भी आपको बोला था कि भाई 3 तो आने ही आने हैं, 3 तो आने ही आने हैं, और 4 आ गए। सेमीकंडक्टर हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, हमेशा से, अगली बार भी रहेगा, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट से 3 आ गए, आसान है चैप्टर, ठीक है। उसके अलावा बाकी नॉर्मल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस से 4 सवाल आ गए, ठीक है। तो बाकी नॉर्मल रहे हैं, आप इनमें से देख सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स, एटम से 2, न्यूक्लियाई से 1, और यहां पे डुअल नेचर से भी 2, तो मॉडर्न फिजिक्स से टोटल मिला के 5 आ गए, ठीक है ना। ग्रेविटेशन छोटा चैप्टर है, ग्रेविटेशन से 2 आ गए। सर्कुलर मोशन से 2 आ गए। सर्कुलर मोशन हालांकि एनएलएम का पार्ट है। सर्कुलर मोशन का जो एक सवाल है ना, सर्कुलर मोशन से जो 2 सवाल आए, एक एनएलएम से आया, ठीक है ना, और एक मोशन इन अ प्लेन से आया। मतलब सर्कुलर मोशन जो है इन दोनों ही चैप्टर्स में आता है, मोशन इन अ प्लेन के अंदर भी आता है। तो सर्कुलर मोशन के एक क्वेश्चन को हम मोशन इन अ प्लेन में ले सकते हैं, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन को हम एनएलएम में ले सकते हैं। जिन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए उनमें था वेव्स, वेव से कोई क्वेश्चन नहीं आया। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, पहला चैप्टर, एक भी सवाल नहीं आया। और ये चैप्टर अच्छे भले इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं भैया, अच्छे भले इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, लेकिन नहीं आया क्वेश्चन। कैसा भी हो सकता है अगली बार इनसे भर भर के क्वेश्चन आए, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के जो अगला चैप्टर है उसमें से 4 आए, ठीक है ना। तो कैसा भी हो सकता है भैया, कैसा भी हो सकता है। तो ये पूरा एनालिसिस है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। अगर आप अगला अटेम्प्ट दे रहे हो, ठीक है ना, तो आप इसको हमेशा अपने पास रख सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। चाहो तो फोटो ले लो भैया, ठीक। चलो अब कुछ प्रूफ दिखा देता हूं मैं, ठीक है ना। यकीन 3.0 बैच के मैं प्रूफ आपके पास लेके आया हूं। उसके अलावा यही सेम चीजें हमने उम्मीद में भी डिस्कस करी हैं, और एनपीएल में भी इसके ऊपर ढेर सारे सवाल किए। टाइटली वाउंड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड नहीं, कॉइल, ठीक है ना, 100 टर्न्स है, रेडियस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, सेम सवाल, म्यू नॉट NI/2R फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना। तो यकीन वाले बैच में हमने किया हुआ है,
ठीक है ना, सेम तरीके का सवाल। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर का सवाल है। डायामैग्नेटिक के लिए चाई की वैल्यू क्या होती है, फेरो के लिए, पैरा के लिए, नॉन मैग्नेटिक के लिए 0 होती है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। पैरा के लिए, डाया के लिए, फेरो के लिए चाई की वैल्यू क्या होती है, एक एक प्रॉपर्टी मैंने इनमें डिफरेंशिएट करके आपको बताया था कि पैरा में क्या होता है, डाया में क्या होता है, फेरो में क्या होता है, किया हुआ। उसके बाद ये ग्राफ है, ठीक है ना, जिसपे वर्क डन पूछा गया था। अब इसमें सिर्फ आपको बीसी पाथ का वर्क डन बताना था, जो कि आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बताया हुआ वर्क डन 0 है, और यह भी दिखाया हुआ कि ग्राफ कैसा दिखता है, ग्राफ ऐसा दिखता है, ठीक है ना, जो कि बीसी दिख रहा है, ऐसा ग्राफ है, वर्क डन 0 है, ठीक है। उसके बाद ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर एंगल पे जब कोई लाइट स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड होती है ना, और रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। तो यही है, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। सब बताया हुआ है, सब बताया हुआ है, ठीक है ना, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्रॉपर लिखा हुआ है। रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड, रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड, पूरा लिखा हुआ, प्रॉपर लिखा हुआ, वही पूछा गया था, ठीक है ना। तो मतलब थ्योरी की भी एक एक चीज आपको करवाई जाती है, ठीक है ना, पीडब्ल्यू के अंदर थ्योरी की भी चीज करवाई जाती है, न्यूमेरिकल्स भी करवाए जाते हैं। तो फिजिक्स के मामले में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, जब आप एक बार अपने टीचर से पढ़ लिए तो, कोई भी हो, ठीक है ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा भाई, ठीक है ना, कोई भी हो, ठीक है ना, पीडब्ल्यू के अंदर कोई भी टीचर हो, हम गारंटी ले सकते हैं भाई, सब पढ़ाया जाएगा। इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर पे सवाल था, नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो दे रखा है, वोल्टेज का रेशो पूछ रखा था, इस पे भी सवाल करवा रखा आपको, ठीक है ना, सिंपल है। लॉजिक गेट्स के ऊपर काफी सवाल करवाए मैंने, इसमें तो खैर ये नॉट गेट ही था, ठीक है ना, तो जो बी बार था वो हमारा आंसर था, ठीक है ना। तो बुलियन अलजेब्रा वगैरह सब बता रखा है, y इज इक्वल्स टू ए बार, ठीक है ना, जो आउटपुट होती है, ठीक है ना। आप इसका देखो नॉट गेट ही बन रहा है, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, बस यही आंसर था इसमें, बाकी सब चेक करने की कोई जरूरत थी भी नहीं, ठीक है ना। वर्नियर कैलिपर पे सिमिलर तरीके का सवाल आया हुआ, सिमिलर तरीके का, वर्नियर कैलिपर पे सिमिलर तरीके का सवाल, ठीक है ना, पहले भी आया हुआ है नीट के अंदर, ठीक है ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई मैंने करवा दिया, ठीक है ना, नीट के अंदर पहले भी आया हुआ और सिमिलर तरीके का सवाल दोबारा रिपीट हुआ है, बस सिर्फ इतना डिफरेंस था, इसमें वर्नियर कैलिपर में n+1 डिविजन्स दी हुई थी, ठीक है ना, उसमें n डिविजन्स दी थी। सेम चीज है, इसमें भी लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में पूछा था, इसमें भी लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में ही पूछा गया है, ठीक है ना, सेम है ना, बस यहां पे फर्क है, n की जगह पे n+1 है, तो इसका जो आंसर था 1/10 n, ठीक है ना, सेंटीमीटर में, तो यहां पे 1/10 n+1, ठीक है ना, तो यहां पे हाँ 1/10 n+1, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। एलोंगेशन इन द वायर, एलोंगेशन इन द वायर के लिए काफी सारे सवाल हमने किए हैं, तो इसमें भी मैक्सिमम एलोंगेशन पूछी है, इलास्टिक लिमिट दे रखी है, इलास्टिक लिमिट यानी कि F/A दे रखा है, F/A दे रखा है, ठीक है ना, फोर्स अपॉन एरिया दे रखा है, आपको डेल्टा एल का फॉर्मूला आपके सामने है, बस यही बताना था हमें। और एलोंगेशन पे और भी काफी टाइप के सवाल हमने किए हुए हैं, नीट के अंदर पहले भी आ चुके हैं, ठीक है ना। तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको क्लास के अंदर सारे करवाए ही जाते हैं, और उसके बाद जिन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी है वो भी करवाए जाते हैं, ठीक है। ब्लॉक के साथ ब्लॉक रखा हुआ है, फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, सेम वैल्यू के साथ, बस फोर्स की वैल्यू चेंज्ड है, बस फोर्स की वैल्यू चेंज्ड है, ये 10 न्यूटन वाला सवाल था, मेरा 30 न्यूटन वाला सवाल था, बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है, देख लो। इसका टीबीएस भी बताया था, इसको करने का शॉर्टकट तरीका, इसको करने का शॉर्टकट तरीका भी बताया था, पहले लंबे मेथड से बताया था मैंने, बेसिक मेथड हमेशा बताता हूं मैं, उसके बाद शॉर्टकट भी बताता हूं, ठीक है ना। टीबीएस तनुज बंसल स्पेशल, है ना, जो कि शॉर्टकट्स जिस भी क्वेश्चन में लग सकते हैं वो आपको बताए जाते हैं। व्हाइट लाइट में वाईडीएससी अगर करवाया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, व्हाइट लाइट में वाईडीएससी करवाया जाता है तो ये होता है, सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट ही होता है, बाकी कलरफुल पैटर्न आपको दिखते हैं, सेम चीज यहां पे यही बतानी थी। देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंज, सेंटर पे व्हाइट होगी और आसपास जो है, ठीक है ना, ठीक है ना, आसपास जो है वो
कलर्ड फ्रिंजेस होंगी। तो ये सारा थ्योरी में पढ़ाया गया है, आपको हर चीज बताई गई है भाई, ठीक है ना। सेंट्रल मैक्सिमा इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा होता है, सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट होगा, ठीक है ना। तो व्हाइट लाइट जो है वो डिस्टिंग्विश करती है सेंट्रल मैक्सिमा को अदर मैक्सिमा से, सब बताया गया, पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ पे सवाल है। काइनेटिक एनर्जी का 1/λ² के साथ ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ जो बनता है ये इसी रिलेशन से बनता है भाई, है ना। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको करवाया गया है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mk, है ना। k की जगह पे इन्होंने e बोल रखा है, e, तो इसी के बेसिस पे ये ग्राफ बन जाता है भाई, इसी फॉर्मूले के बेस पे। ये तो डायरेक्ट करवाया हुआ है भाई, डायरेक्ट। कैपेसिटर के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज, कैपेसिटर के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज 2 2 2 2, तो ये बीच वाला कैपेसिटर काम नहीं करता। मैंने आपको ये शॉर्टकट भी बताया हुआ है। ये बीपीयू सवाल है, बिना पेन उठाए आप कर सकते हो, बिना पेन उठाए, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है भैया। सारे कैपेसिटेंस 2 हैं तो रिजल्टेंट भी 2 आएगा, मैंने बताया हुआ है। अगर सारे कैपेसिटेंस बराबर हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, सारे कैपेसिटेंस बराबर है तो आंसर सी ही आएगा। सारे सी हैं तो आंसर सी आएगा, इसमें पेन भी नहीं चलाना। सारे 2 हैं, आंसर 2 आएगा। डायरेक्ट टिक करो, डायरेक्ट, पेन भी नहीं चलाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेट मूव करता है तो कॉइल के अंदर करंट आता है। इस पे काफी सारे एग्जांपल्स हमने किए हुए हैं, जिसमें हमने करंट की डायरेक्शन देखनी सीखी थी, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, पास जाता है ना, नॉर्थ पास जाएगा तो नॉर्थ बनेगा, तो वही चीज है, ठीक है ना। तो ये चीज देखो, 2 मैग्नेट्स के साथ भी करवाई हुई है, तो 1 मैग्नेट के साथ भी करवाई हुई है। काफी तरीके के एग्जांपल्स हमने किए हैं। स्टेटमेंट वाले सवाल आए। सोलर सेल का आईवी ग्राफ चौथे क्वाड्रेंट में होता है, पता ही है, ठीक है ना। और रिवर्स बायस के लिए सब करवाया गया। रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, करंट माइक्रो एम्पियर में होता है। एक एक थ्योरी की लाइन लिखवाई है मैंने, और ये ग्राफ चौथे क्वाड्रेंट में होता है। इस पे क्वेश्चन करवाया है, पहले भी आ चुका है, ठीक है ना, पहले भी आ चुका है, देख सकते हो आप, ठीक है ना। इसमें यही गलती थी कि भाई मेजॉरिटी लिखा हुआ था, ये गलत है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है अगर हम रिवर्स बायस्ड में देखें तो। प्रिज्म पे सवाल, प्रिज्म पे काफी सवाल करवाए थे भैया। इसमें 2 जगह पे स्नेल्स लॉ लगना था, एक बार यहां लगना था, एक बार यहां लगना था, ठीक है ना। इस जगह पे, इस जगह पे, तो 2 बार स्नेल्स लॉ वाले क्वेश्चन करवाए हुए हैं कि रे इधर से निकली उधर चली गई। ऐसे 3-4 सवाल और करवाए गए थे आपको प्रिज्म के ऊपर ही, ठीक है ना। तो सेम कंसेप्ट पे है। पोटेंशियल, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है ना, kp/r² होता है। ये फॉर्मूला गलत है क्योंकि इसमें 2 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, करवाया हुआ एक्सियल पॉइंट पे kp/r², सिंपल, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का ml²/12 होता है, इसी पे सवाल आया है। मास दिया हुआ है, ठीक है ना, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, लेंथ बतानी है। मास दिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, ठीक है ना, लेंथ बतानी, बस। अगला सवाल, वोल्टेज दी गई है, ठीक है ना, ईएमएफ दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, एक्सटर्नल दिया है। सेम सवाल करवाया, बस वैल्यूज अलग है। सेम सवाल करवाया है, बस वैल्यूज अलग है। पहले इसमें क्या निकालते हैं, करंट निकालते हैं, E/R + स्मॉल r, पहले करंट निकालते हैं, फिर V = E-IR में करंट की वैल्यू पुट करते हैं, तब पोटेंशियल डिफरेंस आता है। सेम 2 स्टेप यहां पे भी करने थे। इसमें पहले हमें करंट निकालना था, फिर करंट के बाद पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। ये ईएमएफ हमें दिया हुआ है, सेम, ठीक है, बस वैल्यू अलग है। ये अब देखने में बड़ा भयानक क्वेश्चन लग रहा था, देखने में बड़ा भयानक क्वेश्चन लग रहा था भैया। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस है हाइड्रोजन की, ये साथ में वेवलेंथ लिखी हुई है, सर ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना था, ये सारी बाल्मर सीरीज की दी हुई थी। मैंने आपको ये चीज लिखवाई हुई थी कि भाई वेवलेंथ कम होगी अगर तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, है ना। एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा एमिट होगी। तो एनर्जी कम कब होगी, जब ऑर्बिट नजदीक वाला ऑर्बिट होगा, ठीक है ना। जैसे 3 से 2 में आ रही है, 3 से 2 में आ रही है तो इसमें एनर्जी डिफरेंस कम होगा, एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा की एमिट होगी, ठीक है ना। इसमें जैसे ये एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाएगा, 4 और 2 में एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो वेवलेंथ, ठीक है ना, कम होती चली जाएगी। तो वही
वही चीज मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर रखी है आपको, ये चीज बताई थी कि भाई जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ मिनिमम होगी, एंड वाइस वर्सा, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट किसी पे भी लग सकता है। उसके बाद फोटोन की प्रॉपर्टीज, स्टेटमेंट वाले सवाल आए हैं भैया, है ना, 3-4 स्टेटमेंट वाले सवाल आए हैं जिसमें स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी और उसमें से आपको ऑप्शन बनाने थे। ये मल्टी स्टेटमेंट सवाल है ना, मल्टी स्टेटमेंट सवाल जिसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिख दी जाती हैं, उसके बाद आपको बताना होता है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है क्योंकि आपको पढ़ना पड़ता है इनको, वैसे तो आसानी है। एनर्जी के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, मोमेंटम, ठीक है ना, कोलिजन, सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं A to Z। ये 6 प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, 6 के अंदर सब आ गया, ठीक है ना। तो फोटोन का रेस्ट मास, मोमेंटम, एनर्जी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं फोटॉन्स, ठीक है ना, इन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। इंटेंसिटी के बारे में, कोलिजन के बारे में लिखा हुआ है, एनर्जी मोमेंटम कंजर्व होते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है जी। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना, देखो मैंने लिखा हुआ है, स्पेशली बैच के अंदर मैंने मेंशन किया था, बिल्कुल प्योरली मेंशन किया था कि सिलेबस में नहीं है बट बेसिक इसके जरूरी हैं करने, बेसिक्स आर नेसेसरीज, स्पेशली लिखा हुआ है मैंने। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके आपको पढ़ाया, बेसिक्स पढ़ाए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फॉर्मूलों में हम नहीं घुसे, बेसिक्स पढ़ाए और उन बेसिक्स पे सवाल भी करवाया मैंने आपको, उन बेसिक्स पे सवाल भी करवाया जो पहले भी आ चुका है, ठीक है ना, वो सवाल मैंने आपको करवाया। इस पे हमने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन भाई मुझे पता था कि भाई बेसिक से तो पूछ ही सकते हैं। अल्फा बीटा, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा गामा डीके का बेसिक तो पता होना ही चाहिए हमेशा, और पहले ही बोल दिया था मैंने, पहले ही बोल दिया था कि भाई आ सकता है सवाल, सिमिलर तरीके का सवाल करवाया हुआ। पावर F डॉट वी होती है, इंस्टेंटेनियस पावर F डॉट वी होती है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, इसमें भी यही करना था। डिस्प्लेसमेंट दी हुई थी, उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आती, ठीक है ना, F डॉट वी करते। लॉजिक गेट के ऊपर सेम सवाल पहले भी आ चुका है, आपको बैच के अंदर भी करवाया होगा, एंड गेट बन रहा था पहले भी, अभी भी एंड गेट ही बन रहा है, सेम तरीके का सवाल है। ये मैंने आपको टीबीएस के अंदर चीजें बताई हुई हैं कि भाई सिंगल इनपुट जब ऐसा कुछ दिखे, सिंगल इनपुट नैंड या नॉर का दिखे तो वो नॉट गेट होता है, ये भी नॉट गेट होता है, ये भी नॉट गेट होता है, ये बताया हुआ है आपको। तो ये सेम डायग्राम, सेम सवाल, आंसर एंड गेट था, उसका भी आंसर एंड गेट था, इसका भी आंसर एंड गेट है, सेम डायग्राम है, ठीक है ना। बस ये नॉट, इसमें डायरेक्ट नॉट दिए हुए थे, इसमें ये पहचानना था कि ये नॉट है, ये बताया हुआ आपको। अर्थ का अगर मास चेंज कर दें, या किसी प्लेनेट का, है ना, मतलब किसी प्लेनेट का मास 1/10 है, डायमीटर आधा है, उस तरीके का सवाल करवाया हुआ है, ठीक है ना, कि मास डबल कर दिया, रेडियस डबल कर दिया, तो बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या रह जाएगी। सेम सवाल, वैल्यू चेंज है, बस वैल्यू चेंज है। एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यह सवाल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा, ठीक है ना, यह सवाल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा, अभी भी कंट्रोवर्सी है इसको लेकर के, ठीक है ना, कि भाई नई एनसीईआरटी में कुछ अलग लिखा है, पुरानी में कुछ अलग लिखा है। पुरानी एनसीईआरटी में लिखा है कि भैया सारे एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं, नई एनसीईआरटी में लिखा है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं, तो इस पे कंट्रोवर्सी तो है भैया, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स ऑफ ईच एटम आर स्टेबल, तो कायदे से ये गलत होना चाहिए, ठीक है ना, कायदे से ये गलत होना चाहिए। एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो ये सारी चीजें बताई हुई हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, स्पेक्ट्रम्स भी सारे बताए गए हैं, ठीक है ना, तो स्पेक्ट्रम्स भी यहां पे सारे बताए गए हैं जो भी उसके होते हैं, है ना, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफट। तो ये तो थॉमसन मॉडल में ही बता दिया था कि सारे एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं भाई, है ना, इसमें ही बता दिया गया था। रोलिंग मोशन, बहुत सारे लोग कह रहे थे रोलिंग पे सवाल नहीं आएगा, भैया मैंने कहा था कि भाई पिछले सालों के सिलेबस में भी ये बात मैंने बोली थी, क्लास के अंदर भी बोली थी, ठीक है ना, तो कहीं और पढ़ाया तो वहां पे भी बोली थी कि भैया पहले भी रोलिंग मोशन कभी मेंशन नहीं था सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन आते रहे हैं, आते रहेंगे, पहले भी मेंशन नहीं था, ये लोगों को भ्रम था। भैया पिछले साल के आप सिलेबस देख लो जाके, पहले भी मेंशन नहीं था, अभी भी मेंशन नहीं है, आया है क्वेश्चन, आगे भी आएगा, आगे भी आएगा, और सेम सवाल आपको करवाया हुआ है, सेम सवाल।
कि भाई टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी डबल होती है, सेंटर नीचे वाले की 0 होती है। सेम सवाल, टॉप मोस्ट पॉइंट की ज्यादा होती है, नीचे वाले की कम होती है, यही पूछा गया इसमें, ठीक है ना। तो भाई जो पॉइंट P है वो फास्टर मूव करता है देन द पॉइंट Q। पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, वेरिंग एक्सेलरेशन होती है, या वेरिंग वेलोसिटी होती है, वेरिंग एक्सेलरेशन होती है। भैया दोनों ही चीजें वेरी करती हैं। वेलोसिटी का तो पता ही होता है, ठीक है ना, वो बताया भी गया था। और एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, ठीक है ना, मैंने ट्रू फॉल्स करवाया था, जिसमें लिखा था मैंने एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कांस्टेंट। स्टेटमेंट फॉल्स थी, स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती है हर पॉइंट पे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, डायरेक्शन चेंज होती है, प्रॉपरली लिखा था। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, वैसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती। डिस्क, एक डिस्क है, ठीक है ना, उसको पानी में से निकालने के लिए, सरफेस टेंशन को ओवरकम करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, सरफेस टेंशन इंटू 2πr। बस ये फॉर्मूला लगाना था आंसर आपके कदमों में, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है ना, S इंटू 2πr। mg का इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना, मतलब इस क्वेश्चन में mg नहीं था, ठीक है ना, तो mg अगर दिया हो तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना। 2π√I/mb टाइम पीरियड ऑसिलेट करने का, ठीक है ना, ऑसिलेट करने का किसी भी मैग्नेटिक नीडल के या मैग्नेट के ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड 2π√I/mb बताया हुआ, इस पे डायरेक्ट सवाल आया। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, ये थोड़ा सा कैसा सवाल था, कैलकुलेटिव सवाल था, ठीक है, कैलकुलेटिव सवाल रहा। बाकी हाँ कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, लेकिन हाँ कैलकुलेशन थी इसमें, मतलब हम इसको अगर हार्ड की कैटेगरी में डालना चाहे तो डाल सकते हैं भाई, ठीक है ना, डाल सकते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन पे सवाल करवाया है, बस चीजें चेंज्ड हैं थोड़ी सी, ठीक है ना, सवाल उसी तरीके का है, ठीक है ना। इसमें मास m है, 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, दूसरी बॉडी रेस्ट पे है, 2m वाली रेस्ट पे है। सेम चीज यहां पे है, दोनों बॉडीज है A और B, सेम मास है, ठीक है ना, और एक बॉडी मूव कर रही है और दूसरी बॉडी रेस्ट पे है, और कोलिजन के बाद सेम वेलोसिटी से मूव करती हैं। सेम कंसेप्ट, वैल्यू चेंज है, बस वैल्यू चेंज है। SHM बताया हुआ है कि क्या चीज एम्पलीट्यूड होती है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है ना, टाइम पीरियड 2π/ω, ठीक है ना, टाइम पीरियड 2π/ω या ओमेगा 2π/t बताया हुआ है, ठीक है ना, ये एम्पलीट्यूड होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है इक्वेशन में, ये ओमेगा है 2π/t, एवरीथिंग इज क्लियर। द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस ऑफ द सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस होता है, तो इनमें से किसकी डायमेंशंस जो हैं वो सेम होती हैं। तो बताया हुआ है कि भाई हाँ एंगल स्ट्रेन, सॉलिड एंगल, ये एंगल है, ये सॉलिड एंगल है, ये स्ट्रेन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी सब बताया हुआ है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है ना, एक साथ सारे लिखवा भी दिए थे मैंने आपको, समझ गए, हाँ मतलब इनके एग्जांपल्स लिखवा दिए थे, समझ गए भैया। स्फीयर सिर्फ बाहर चार्ज है, स्फेरिकल शेल है क्योंकि, तो बाहर चार्ज है सिर्फ, अंदर चार्ज नहीं है, तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा भैया, है ना, अंदर के पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। सेम तरीके का सवाल करवा रखा है जिसमें सरफेस पे पोटेंशियल 50 था और अंदर पूछा गया था, तो मैंने कहा था सरफेस पे हो चाहे अंदर हो 50 ही रहेगा, सरफेस पे हो चाहे अंदर हो 50 ही रहेगा, तो सेम तरीके का सवाल, ठीक है। फोर्स, टेंशन, सेंट्रीपिटल घुमा रहे हैं, टेंशन mr ω², ओमेगा डबल किया है, ओमेगा डबल किया है तो टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछा गया है, सेम तरीके का सवाल। एक बड़ी वायर है, उसको काट दिया, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, ये आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का क्वेश्चन है, तो पहले 5 पार्ट्स में काटा, ठीक है ना, सीरीज में कनेक्ट किया, अगले 5 पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट किया, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का सवाल है,
ठीक है ना। आइडेंटिकल्स के लिए सीरीज में बताया हुआ फॉर्मूला NR होता है, ठीक है ना, और पैरेलल में आइडेंटिकल के लिए फॉर्मूला R/N होता है। एक एक चीज बता रखी है भैया। ग्राफ करवाया हुआ है भाई, वीटी ग्राफ करवा रखा है। तो वीटी ग्राफ के लिए जो स्लोप होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है, लिख रखा है मैंने यहां पे टीवी ग्राफ था, जो क्वेश्चन में था वो टीवी ग्राफ था, तो इसमें जो स्लोप थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर थी, बस ये फर्क है। ये टीवी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है। वाई एक्सिस में वॉल्यूम है और यहां पे टेम्परेचर है, यहां पे टेम्परेचर है, यहां पे वोल्टेज है, उल्टा है, ठीक है ना। दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक, सेम तरीके का सब। डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सवाल आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सवाल आया है भाई, ठीक है ना। बैटरी से चार्ज कर दिया तो आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो जो कंडक्शन करंट है उसके इक्वल होता है, ऑपोजिट होता है, सेम होता है, सब बताया हुआ है। सेम डायरेक्शन में होता है, देखो डायग्राम में दिखाया गया है, डायग्राम में दिखाया गया है कि सेम डायरेक्शन में होता है और वैल्यू भी इक्वल होती है, बताया गया है, वैल्यू भी इक्वल होती है। डायग्राम में दिखाया गया है कि डायरेक्शन भी सेम होती है, जो कंडक्शन करंट की है वही डिस्प्लेसमेंट करंट की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज, स्पीड वाली प्रॉपर्टी 1/√μ0ε0, दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं होते, एक्सेलरेटिंग चार्ज होना चाहिए, बताया गया, अभी दिखा दूंगा। ट्रांसवर्स होते हैं नेचर में, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बराबर होती है, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। ये देखो इसमें बताया गया कि एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्लियर किया था कि एक्सेलरेटिंग चार्जेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होती है, ठीक है ना। यह भी बताया था कि ई एंड बी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं, जिस तरफ वेव जाती है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब ट्रांसवर्स नेचर होता है, ठीक है जी। लाइट वैक्यूम में इस स्पीड से ट्रेवल करती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 बताई थी ईएम वेव्स की। एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है, इक्वली डिवाइड होते हैं ई एंड बी में, एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है भैया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ई स्क्वायर हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, सब बराबर है, बराबर किए हुए हैं, बाकायदा उस पर पूरा कैलकुलेशन किया है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, डायोड के अंदर फॉरवर्ड बायस्ड रिवर्स बायस्ड कैसे देखने हैं, ठीक है ना। इसमें यही प्रॉपर्टी यूज हो रही थी कि डायोड में कौन सा डायोड फॉरवर्ड में है, कौन सा रिवर्स में है, किसमें बैलेंस हो सकता है ब्रिज का, किसमें बैलेंस नहीं हो सकता ब्रिज का, ठीक है ना। तो किसमें बैलेंस बन सकता है, किसमें नहीं बन सकता। इस पे फुल ब्रिज रेक्टिफायर, जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर था, उसके अंदर ये बता रखा है कि कब भाई ये वाले डायोड रिवर्स में है, ये वाले फॉरवर्ड में है, कैसे देखने हैं, ठीक है ना। फिर ये वाले फॉरवर्ड में है, ये वाले रिवर्स में है, वो कैसे देखने हैं, है ना। सब कुछ A to Z क्लियर हो रखा है। कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है, उसके बीच में डिस्टेंस कम कर दिया, डिस्टेंस कम करने से किस किस चीज में चेंज आएगा, चार्ज में, एनर्जी में, कैपेसिटेंस में, किस में चेंज आएगा, ठीक है ना। करवाया हुआ है, सवाल करवाया हुआ है, डिस्टेंस चेंज करने से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। डिस्टेंस चेंज करने से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। एनर्जी के फॉर्मूले करवा रखे हैं सारे जितने भी बनते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी क्यू स्क्वायर बाय 2c, जिससे मर्जी कर लो, आपको तो कैलकुलेट करनी है ना कि भाई एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस के कम होने से, ठीक है ना, बैटरी लगा रखी है, डिस्टेंस के कम होने से चार्ज पे क्या फर्क पड़ा, ठीक है ना, चार्ज पे क्या फर्क पड़ा, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ा, है ना, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ा डिस्टेंस के कम होने से। तो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी। सेम तरीके का सवाल जो यूनिट एंड डायमेंशन में, जिसमें बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, देखो अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, सेम तरीके का सवाल, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी। इसमें ए की डायमेंशन भी निकलवाई थी, बी की भी और सी की भी, तीनों की डायमेंशन निकलवाई थी, है ना। इसमें यही पूछा गया था आपसे, अल्फा बीटा की डायमेंशन देखनी थी और फिर बताना था कि कौन सी चीज डायमेंशन लेस है। तो इस तरीके के प्लस वाले, जिसमें बीच में प्लस आता है सवालों में, तो सारे सवाल आपको करवा चुके हैं। इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल थे। थर्मल स्ट्रेस जो डेवलप होता है, या थर्मल फोर्स जो इसके अंदर फोर्स डेवलप होता है, स्ट्रेचिंग वाला या कंप्रेसिंग वाला, जब किसी रॉड को हीट करते हैं, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, वाई पता है, ए पता है, अल्फा पता है, डेल्टा टी पता है, सब पता है, बस पुट करना और कुछ नहीं करना।
मैग्नीफाइंग पावर बोला था मैंने, बोला था कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेज इंफिनिटी से आती है और इंफिनिटी पे जाती है। एफ नॉट बाई एफ ई, एफ नॉट बाई एफ ई, मैग्नीफाइंग पावर एफ नॉट बाई एफ ई, बस यही करना था। और मैंने ये बोला भी था उस टाइम पे, ठीक है ना, उस टाइम पे बोला था कि भाई अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं लिख रखी है और आपके पास और कोई चारा आपको दिख नहीं रहा क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो भैया नॉर्मल एडजस्टमेंट मानोगे आप, ठीक है ना। हमारे इस क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, लेकिन एफ नॉट गिवन था, एफ ई गिवन था, बस एफ नॉट बाई एफ ई करना था, सवाल करवा रखा है। ये तो और एडवांस लेवल का सवाल है थोड़ा सा, है ना, जो पहले आ रखा है, इस बार तो बहुत आसान है। वेक्टर लेंथ का यूज होता है इसमें, ठीक है ना। आयरन बार, इसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, फिर इसको बेंड कर दिया बीच में से, इस आयरन बार को बीच में से बेंड कर दिया और इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। तो मैंने वेक्टर लेंथ वाले सवाल करवा रखे हैं जिसके अंदर हम वेक्टर लेंथ लेते हैं। भाई चाहे आप बेंड कर दो, इसमें सेमी सर्कल में बेंड कर रखा है, बेंड कर दो, आपको क्या लेनी है, वेक्टर लेंथ लेनी है। तो यहां पे भी क्या लेनी है, वेक्टर लेंथ लेनी है, जिससे कि मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दो एंड्स के बीच में चाहे जैसे मर्जी बेंड कर दो, दो एंड्स के बीच में आपको वेक्टर लेंथ लेनी है, साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सेम तरीके का सवाल नीट 2020 में आ चुका है, करवाया हुआ है, ठीक है ना। और इसी तरीके का सवाल सेम, वैल्यू चेंज है, बस वैल्यू चेंज है और सवाल आ चुका है। बस इसमें फर्क यह था कि आरएमएस करंट पूछा गया था पहले, अभी पीक करंट पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसमें हमें पीक वोल्टेज पहले निकालनी पड़ी थी, 210 आरएमएस वोल्टेज है तो पीक वोल्टेज 210√2 आती है, ठीक है ना। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सेम तरीके का सवाल, इसमें भी कैलकुलेशन थी, इसमें भी है, दोनों ही कैलकुलेटिव सवाल थे, दोनों ही कैलकुलेटिव सवाल थे। आंसर इसका 0.93 आता था, कैलकुलेटिव सवाल था। कैसा सवाल था, कैलकुलेटिव सवाल था। तो इसको फॉर्मूले के हिसाब से तो इजी है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से इसको मीडियम कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मीडियम लेवल का सवाल आपका रहा। तो एसी सर्किट में यार क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन तो होगी ही, ठीक है। और एसी सर्किट से जनरली न्यूमेरिकल ही आता है, ठीक है। पावर सप्लाई, पावर रेटिंग दे रखी थी आपको, दो बल्ब्स की, ठीक है ना, दो हीटर्स की पावर रेटिंग दे रखी थी, फिर इन हीटर्स को सीरीज और पैरेलल में लगाया था। देखो भाई, सारी चीज आपको मैंने बता रखी है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर रेटिंग के, है ना। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटिंग। तो जो सीरीज में रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है वो पावर के लिए उल्टा हो जाता है। मतलब सीरीज के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो पावर के लिए हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2। पैरेलल में उल्टा हो जाएगा, है ना। जो सीरीज वाला फॉर्मूला है रेजिस्टर का वो पैरेलल में, और जो पैरेलल वाला फॉर्मूला है वो सीरीज में, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लगाना था इसमें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछ रखा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, हर इंटरवल में मैंने एक्सेलरेशन पूछी है, 0 से 2, 2 से 6, 6 से 8 पूछ रखी है। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ता है, लेंथ को हाफ कर दिया, मास को 3 गुना कर दिया, मास से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, है ना। तो वही चीज सेम तरीके का सवाल करवा रखा है कि लेंथ को 4 गुना इंक्रीज कर दिया, तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा सवाल है, ग्रेविटेशन का सवाल है, बिल्कुल ऐसा सवाल करवा रखा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे हाइट की वैल्यू R थी और यहां पे हाइट की वैल्यू 2R है, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस, दैट्स द डिफरेंस, बस सेम तरीके का सवाल, सेम सेम सेम, बस वैल्यू चेंज है। पहले सैटेलाइट यहां पे है, फिर R हाइट पे ले गए। यहां पे क्वेश्चन जो हमें आया है इस साल, उसमें पहले सैटेलाइट सरफेस पे था, फिर 2R हाइट पे ले गए, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस। फॉर्मूला करवाया गया है कि भाई जब सरफेस पे है उस टाइम उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ पोटेंशियल होगी, ठीक है ना। फिर जब वो ऊपर जाएगा तो उसके पास दोनों एनर्जीज होंगी, सब करवाया हुआ। लास्ट सवाल, ठीक है ना। ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर का बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत डिफिकल्टी लेवल इसका हाई ही कहेंगे हम,
ठीक है ना, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड भी है और डिफिकल्टी लेवल हाई कहा जाएगा। कि अगर शीट मैग्नेटिक है, देखा ना, एक मैग्नेटिक पोल के पास एक शीट रखी गई है, तो अगर शीट मैग्नेटिक है तो उस पर फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी अगर आप उसको होल्ड करना है, बता रखा है। क्योंकि शीट डायामैग्नेटिक भी हो सकती है, पैरा भी हो सकती है, फेरो भी हो सकती है। तो हर केस में शीट के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा उसे रोक के रखने के लिए। क्योंकि अगर मैग्नेटिक शीट है तो कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है। तो भाई अगर वो पैरा है तो मैग्नेटिक फील्ड के पास जाएगी, डाया है तो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगी, फेरो है तो पास ही जाएगी, फेरो में भी पास जाती है, तो उसको रोके रखने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी दे रखी है। फिर उसके बाद अगर नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक में तो होती नहीं, ठीक है ना। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर। भैया नॉन कंडक्टिंग है तो उसमें एडी करंट्स नहीं आते। अब कुछ लोग कह रहे थे एडी करंट्स मेंशन नहीं है तो शायद नहीं आएंगे, लेकिन एडी करंट की प्रॉपर्टी थोड़ी सी यूज हो गई भैया, ठीक है ना। एडी करंट की प्रॉपर्टी थोड़ी सी यूज हो गई। क्वेश्चन करवा रखा है मैंने आपको, एक एल्यूमिनियम पाइप दी थी, एक पीवीसी पाइप दी थी। मैंने कहा था पीवीसी पाइप के अंदर एडी करंट नहीं प्रोड्यूस होंगे, एल्यूमिनियम पाइप के अंदर होंगे एडी करंट प्रोड्यूस, ठीक है ना। तो सेम तरीके का सवाल यहां पे करवा रखा है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि पीडब्ल्यू में आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, ठीक है ना, सब टीचर सब कुछ करवाते हैं आपको, सब कुछ। बाकी मेहनत आपकी है। जिन लोगों ने इस साल पेपर दिया है रियलाइज भी किया होगा, चाहे उन्होंने मेरे से पढ़ा है चाहे किसी और से भी पढ़ा है, ठीक है ना भाई, कि भाई बस उसके बाद टीचर सब कुछ करवा देगा आपको, बस उसके बाद प्रैक्टिस आपकी है। आप कितने नए नए टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, कितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए इतनी सीरीज चलवाई गई, आपके लिए एनपीएल सीरीज चलवाई गई, उत्थान सीरीज थी, उम्मीद की सीरीज है पूरा पढ़ाने के लिए, प्रचंड आरंभ सीरीज, उसके बाद महारिवीजन, एंड गेम। पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए बस। बाकी भाई मैं फिर वही कहूंगा कि जो लोग इस बार सेलेक्ट नहीं हुए तो भाई आप देखो कि क्या आप अगली बार ला पाओगे, ठीक है ना। क्या आप अगली बार 650-700 नंबर ला पाओगे, क्योंकि टारगेट ज्यादा का रखना भैया। 700 का टारगेट रखोगे तो जाके 650 आएंगे, ये मान के चलो, है ना, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं जनरली, ना हो तो और बढ़िया है। क्या आप कर सकते हो तो फिर से अटेम्प्ट करो। अगर लगता है कि नहीं भाई बहुत हो गया, तो भाई आत्मिक शांति भी जरूरी है, पर्सनल शांति भी जरूरी है। शायद आप किसी और काम के लिए बने होंगे, है ना, सब तो डॉक्टर नहीं बनते। तो वही बात है, तो आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, लेकिन हताश नहीं होना भैया, हताश नहीं होना, ठीक है ना। बहुत सारी हम ऐसी न्यूज सुनते हैं कि भाई इस स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया या उस स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड तो यार कभी भी ऑप्शन नहीं है, कभी भी नहीं। जिंदगी इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से कहीं ज्यादा कीमती है। उस भगवान ने आपको जिंदगी दी है ना, तो भैया एंजॉय करो उस जिंदगी को। ठीक है, मेहनत तो करनी है ना, जिंदगी में काम तो करना ही है, पैसा तो कमाना ही है, लेकिन भाई इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से या कोई भी एग्जाम से जिंदगी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है भाई, है ना। अपने माँ बाप का सोचो, है ना, उन्होंने आपके लिए कितने अरमान देखे हैं, तो देखो कि क्या आप उन्हें पूरा कर सकते हो, है ना, पहले ही क्लियर कर लो। तो वो चीज है। तो इस बार भी एनालाइज कीजिए अपने आप को, अपनी गलतियों को एनालाइज कीजिए। बस इस का पर्पस यही था इस सेशन को लेने का, ठीक है ना। और फिर देखिए कि आप आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन बस यही बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जिंदगी सबसे कीमती है, बस ये लाइन हमेशा याद रखना। लाइफ इज अबव ऑल, हर चीज से ऊपर जिंदगी है। जिंदगी है तो सब कुछ है, आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे सक्सेसफुल होने के, जिंदा रहे तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।